फारूक की नए वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। वो यकीनन आपको पता है पाकिस्तान ही है, और वही महंगाई, वही पार्लियामेंट, वही खान साहब की तकरीरें, वही मुतालबात, उन्हीं पे गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तो देखें, जो ISPR के तर्जुमान ने एक इंटरव्यू दिया दुनिया न्यूज़ को, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, और कैटेगोरिकली कहा कि जी सारे आर्मी चीफ थे सलामती कमेटी में, और सब ने मुफस्सली जवाब दिया कि कोई साजिश नहीं हुई, कोई मदाखलत नहीं हुई। मगर खान साहब और उनके साथी अड़े हुए हैं कि नहीं, शेख रशीद ने तो हल्फिया बयान दिया है कि जनाब वहाँ सब ने तस्लीम किया कि साजिश हुई है, मदाखलत हुई है, और ये भी तय हुआ कि जवाब दिया जाएगा। मतलब शेख रशीद, खान साहब और उनके साथी सब ये कह रहे हैं कि ISPR के तर्जुमान जो फौज की नुमाइंदगी करते हैं वो झूठ बोल रहे हैं। मुझे नहीं पता, वल्लाह आलम बिस्सवाब। इंसान हैं सभी, और जब झूठा हलफ उठाया जा सकता है, आइन की खिलाफ वर्जी की जा सकती है, तो फिर यह भी कहा जा सकता है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है ना। खान साहब का जो मुतालबा है ना, ये कह रहा है कि जी जुडिशल कमीशन बनाकर इसकी इंक्वायरी करवाई जाए। तो खान साहब किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? अपने आप को, अपनी पार्टी कारकुनों को, या कौम को, या बैन अवी बरादरी को? किसको? ये सवाल खान साहब को अपने आप से पूछना चाहिए और इसका जवाब तलाश करना चाहिए कि खान साहब खुद कह चुके हैं कि जो मुल्क के आज़ाद इदारे, खुसूसी तौर पे, गो कि हमारा ख्याल तो ये कि सारे ही, मगर जो आज़ाद इदारे हैं, इलेक्शन कमीशन, अदलिया और जो नैब का इदारा है, इस तरह के जो इदारे हैं वो तो चलाते ही वो हैं। तो और नज़रिए ज़रूरत की कहानी से लेकर नवाज शरीफ के सज़ा तक आ जाइए, भुट्टो साहब का फांसी, वो सब सारे वाक़यात को जोड़ कर देखिए तो क्या कोई जुडिशल कमीशन उनकी मर्जी के बगैर कोई फैसला दे सकता है, कोई सच्ची रिपोर्ट ला सकता है? तो खान साहब, आपको तो मालूम है कि वो चलाते ही वो हैं। तो ये मुतालबा करके आप क्या गेन करना चाहते हैं? उससे क्या रिजल्ट निकलेगा? जब आप कहते हैं कि ये उसका फैसला मानेंगे, और हो सकता है हमारी राय हम गलत हो सकता है उनकी राय गलत हो। तो खान साहब, ये बेवकूफ़ी की बातें हैं, आई एम सॉरी। इसकी कोई लॉजिक नहीं है, कोई मंतिक नहीं है। जब इदारे सारे ही रियासत के मुतनाज़ हों और अफराद भी मुतनाज़ा हो चुके हों, तो वहाँ कैसा जुडिशल कमीशन, कैसा जुडिशल कमीशन? पहले भी कहीं दोहराया है कि नवाज शरीफ से एक बार जाती उम्रा में इंटरव्यू के दौरान मैंने सवाल पूछा किसी मौजू पे, किसी तहकीकात के हवाले से ही, तो उन्होंने कहा कि ये जो तहकीकात होती हैं और कमेटियां बनाई जाती हैं, कमीशन बनाए जाते हैं, इनका तो मकसद ही ये होता है कि मट्टी पाओ और आगे बढ़ो, दाखिले दफ्तर करो, दफन करो और बात ख़त्म करो। इसलिए ये कमीशन और ये कमेटियां बनाई जाती हैं, और ये हमारी तारीख भी है। सबसे जो इसमें अहम तरीन बात है, जो खान साहब की पार्टी में सामने आया, ये तो आपने सुन लिया होगा ना कि हामिद खान साहब और उनके कुछ साथी मिले जो पार्टी से अलग हो गए थे, खामोशी इख्तियार कर ली थी। उन्होंने कानूनी ओपिनियंस तो दी इस दौरान, PTI की हुकूमत के दौरान, जो कि बानी रुकन है हामिद अली खान साहब, और सुप्रीम कोर्ट के एक्स प्रेसिडेंट भी हैं, मगर उन्होंने पार्टी के खिलाफ कोई गुफ्तगू नहीं की। तो अब उन्होंने खुद ही बताया, पता तो चल गया था, मगर उन्होंने भी तस्दीक की, 2 दिन हो गए अब तो, कि खान साहब ने उन्हें बुलाया था। मगर अब ये कहा जा रहा है कि उन्होंने जो शराइत रखी हैं पार्टी में, जो नाजायज़ तजावज़ात उन्होंने करार दिए हैं कि अगर जब तक आप उन्हें बाहर नहीं करेंगे उस वक्त तक वो और उनके साथी, और कहा जाता है जिसमें जस्टिस वजीउद्दीन भी शामिल है, वो भी वापस जाएंगे, जिन्हें खान साहब ने जहांगीर तरीन के कहने पर इसलिए निकाल दिया था कि उन्होंने रिपोर्ट बनाकर दी थी कि जाली इलेक्शन हुए हैं पार्टी में, और खान साहब ने फारिग कर दिया था। खान साहब ने यह भी मान लिया कि जी फाइज ईसा के खिलाफ जो रेफरेंस था वो गलत था, मुझे बहकाया गया और शहजाद अकबर ने बहकाया। मगर मेरी इत्तला यह है कि खान साहब को जो नाम दिए गए हैं उसमें शहबाज गिल, फवाद चौधरी और बाबर अवान के नाम खुसूसी तौर से शामिल है कि जनाब इन्हें पार्टी से अलग किया जाए और
हामिद अली खान से जब कहीं किसी टेलीविज़न पे कहा गया कि फवाद चौधरी, शहबाज गिल जो चीफ ऑफ स्टाफ है, ये लोग तो पार्टी का फेस है, तो हामिद अली खान साहब ने कहा कि अगर ये पार्टी का फेस है तो इस पार्टी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि खान साहब जो मुलाकात थी, जो उनकी अपनी ख्वाहिश पे थी खान साहब की, उसमें वो विलिंगली नज़र आए, वो चाहते हैं कि पार्टी में तब्दीली आए और वो तस्लीम करने को तैयार हैं, वो तब्दीली करने को जो उन्होंने अपने लुबे लुबाब जो कहना चाहिए कि वो सेलिब्रेट किया अपनी गुफ्तगू को। तो क्या ये जो इस वक्त खामोशी है पार्टी में, हाँ उन्होंने परवेज़ खटक को भी कहा कि जनाब ये हर पार्टी में रहा है, हर दौर में वजीर रहा है। तो ये सिचुएशन आज के हालात में कि खान साहब एक तरफ इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं, दूसरी तरफ फौज से लड़ रहे हैं, तीसरी तरफ हुकूमती जो इत्तेहाद पार्टी है उससे लड़ रहे हैं, फिर अब पार्टी के अंदर भी लड़ेंगे। शहबाज गिल, ये फवाद चौधरी, परवेज़ खटक, बाबर अवान, इस तरह के और लोग उन्होंने बताया कि काफ़ी लोग हैं। तो ये पार्टी में बहुत बड़ी टूट फूट होने जा रही है। वो पार्टी जो पहले ही मुनज़्ज़िम नहीं है, जिसमें ऑलरेडी हर शहर और हर सतह पर 4-4 धड़े मौजूद हैं। और खान साहब तो कभी पार्टी को तस्लीम ही नहीं करते थे, वो पार्लिमानी जमहूरियत को ही नहीं मानते। उनके नज़दीक तो ये सब अहमकाना बातें हैं। मगर यहाँ पर मुझे कहने दीजिए कि ये तो बिल्कुल दुरुस्त है ना कि पार्लियामेंट इसकी अपनी कभी कोई हैसियत नहीं रही और इसमें बैठे हुए लोगों ने कभी इसकी हैसियत तस्लीम ही नहीं करवाई और ख़ुद अपने मुंह से तस्लीम करते रहे, कहते रहे, दावे करते रहे कि ये पार्लियामेंट तो सिर्फ दिखाने को है। तो मैं अपने प्यारे नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ कि वो दुरुस्त कहते हैं। सबको पता है कि इस पार्लियामेंट की कोई हैसियत नहीं है, हुकूमत कोई और चलाता है, उनकी मर्जी से चलती है और ब्यूरोक्रेसी उनकी आलय कार है जो सबसे ज़्यादा पैसे कमाती है, जो सबसे ज़्यादा मराहत लेती है, जो सबसे ज़्यादा अय्याश तरीन तबका है, जिनकी औलादें भी बाहर हैं, जिनके पास अरबों रुपए हैं। जैसा होदा जिस मुल्क में एक SHO 14 ग्रेड का वो करोड़ोंपति नहीं अरबोंपति हो, तो बाकी आप खुद लगा लीजिए। अभी एक टेलीविज़न ने सुना है कि एक डिप्टी कमिश्नर को 1-2 करोड़ रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़कर पहली बार दिखाया है और उसके खिलाफ मुकदमा भी हो गया है। तो ये पार्लियामेंट देखें, आज गौर से सुन लें कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है ना, जिसको खान साहब कहते हैं कि इनसे गैर जानिबदारी के साथ ज़िंदा रहना है, आज़ादी के साथ ज़िंदा रहना है, खुद मुख्तारी के साथ ज़िंदा रहना है, क्योंकि यही वेस्टर्न वर्ल्ड है जो आपसे एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है। यहीं आपके मेजर अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी रहते हैं जिनके पैसों के इंतज़ार में यह हुकूमतें बैठी होती हैं और या इनके अलाइज में ही सारे लोग पाकिस्तानी रहते हैं। ये एक्सपोर्ट होती है, इंपोर्ट होती है। जो $30 बिलियन की है उसमें से $26 बिलियन इसी सर्कल में है। तो इनकी शराइत है कि डेमोक्रेसी दिखाओ, पार्लियामेंट होनी चाहिए। तो ये पार्लियामेंट नमूने के तौर पर अमेरिका को, यूरोप को मुतमईन करने के लिए रखी हुई है, अदरवाइज इस पार्लियामेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, फिर जो इसमें जाते हैं वो इसके कितनी इज्जत और तकरीम करते हैं, इससे अंदाजा लगा लें कि बजट सेशन हो रहा है और कल कौमी असम्बली में एक वजीर था और चंद अरकान थे, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं आया। अच्छा, खान साहब कितनी बार आए ये आप देख लें तारीख उठा के, या नवाज शरीफ कितनी बार आते थे। एक बीबी बेनज़ीर मरहूमा थी, वो आया करती थी बाकायदगी से, जैसे बरतानिया की पार्लियामेंट में या कनाडा की पार्लियामेंट में, ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर मेक श्योर करता है कि वो इजलास में शिरकत करे, पार्लियामेंट में हाजिर हो, जवाब दे। तो पाकिस्तान में तो ये रिवायत ही नहीं है। और क्योंकि सबको पता है कि ये एक दिखावा है, ये एक सैंपल है इमदाद भीख लेने का, कर्ज लेने का, कि अगर डेमोक्रेसी नहीं दिखाएंगे तो ना कोई कर्ज मिलेगा ना भीख मिलेगा, जिस पर ये रियासत खड़ी हुई है, जिस पर ये रियासत खड़ी हुई है कि चोरी लूट मार से लेकर हर चीज़। मतलब देखें, अभी एक साहब से मुलाकात हुई,
कास्ट में नाम बता सकता, उनका ओहदा बता सकता। किसी ज़माने में एक शहर के वो जो पॉलिटिकल बॉडी बनती है ना या इलेक्ट्रिक की, मुझे तो उनके नाम भी नहीं आते, कि एक पॉलिटिकल बंदे को या किसी शहर के नामवर बंदे को उसका हेड बना देते हैं, वो जो कंट्रोल करती है बिजली के मामलात को। तो मैंने कहा कि उनके बच्चे यहीं रहते हैं एज यूजुअल। तो मैंने कहा कहाँ गर्मी में वापस जाएंगे, तो वापस जाने वाले थे क्या, और बहुत ही गर्म इलाके में रहते हैं, शदीद तरीन गर्म इलाके में। तो मैं कहाँ जाएंगे, यहीं रहे। मैंने कहा बिजली का ही मसला है वहाँ, 15-15 घंटे की लोड शेडिंग है। कह नहीं मेरे घर नहीं होती। मैंने कहा वो क्यों? वो कह लगे यार 2 नंबरी तो सभी करते हैं ना हम पाकिस्तानी। मतलब आप तस्वुर नहीं कर सकते उनकी एजुकेशन। बात यह है कि अगर आप आज किसी का नाम लेंगे तो आपको खबर भी नहीं मिलेगी, कोई आपसे बात भी नहीं करेगा। बहरहाल तो उन्होंने बताया कि उनके घर में 2 लाइनें चलती हैं। एक उन्होंने बाहर, एक उनकी लीगल है, एक जो बाहर से तारें गुजर रही उससे ले ली। कि एक में जब लोड शेडिंग होती है जिस वायर में, जिस तार से, जिस केबल से, तो वो दूसरी वाली चालू हो जाती है। और जो सिस्टम है इलेक्ट्रिक का, जो इंतजाम है शहर का, उसको पता है, उनकी मदद से हुआ है ये। अब अंदाजा लगाए, अभी एक जगह बैठे थे 2-3 पाकिस्तानी और बैठे थे जो कम से कम महीने के 10 से 15 लाख रुपए कमाते हैं। गालियां दे रहे थे सिस्टम को, हुकूमत को, फौज को, सबको। तो मैंने बातों बातों में पूछा कि कितना टैक्स देते हैं? कहने कोई और देता है जो हम दें। देखिए बहुत बार इन प्रोग्रामों में बताया गया कि रियासत का जो तस्वुर है ना यूनाइटेड नेशन के चार्टर में, से मुख्तसरन फिर बयान कर देता हूँ कि एक जोग्राफिया में एक ग्रोह जिसे कौम कहा जाएगा वो रहेंगे, उनके आपस में एक मुआहिदा होगा, इमरानी मुआहिदा, कि कुछ लोग हुकूमत चलाएंगे, कुछ हुकूमत उसके बदले जो है वो सेहत देगी, अमन देगी, रोजगार देगी, तालीम देगी, और अवाम बाकी जो है वो टैक्स दिया करेगी। तो ये वो रियासत है जिसमें पहले दिन से ही दोनों पार्टियों ने अपने अपने फराइज अदा करने से इनकार कर दिया। ना वो अमन देते हैं, ना तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, ना सेहत देते हैं, ना तालीम देते हैं, ना रोजगार देते हैं। आप जो हम अवाम हैं वो टैक्स नहीं देते, बात खत्म। अब एक जो ताकतवर होगा वो इस सोसाइटी में जिंदा रहेगा, और वो ताकतवर कौन है? वही जिंदा है, उसी ने सब कुछ कंट्रोल किया हुआ है। मगर अब इसमें एक अहम बात है, देखें सारी दुनिया को पता है कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने क्या कहा था पाकिस्तान बनने से पहले 1946 में अप्रैल का, कहते हैं कि उनका वो इंटरव्यू है आगा शोरश काश्मीर को चटान के लिए। कुछ लोग कहते हैं वो इंटरव्यू जाली है, एक लम्हे को मान ले वो जाली है और आगा शोरश काश्मीरी ने लिखा है। निकला तो सब कुछ सही ना, कि बांग्लादेश भी बन गया, सारा कुछ जो कहा। उनकी आखिरी पेशन गोई दोहराना चाहता हूं। वो कहते हैं कि फिर एक वक्त आएगा ये इतने बड़े माली बहरान का शिकार होंगे कि ये पहले से अब उस माली बहरान की वजह ही होगी कि आपस में ऐसे दस्तो गिरेबां होंगे कि ये फिरका बंदी जबान से लेकर हर जो तासुब हो सकता है इनके दरमियान आएगा। फिर ये ऐसे माली बहरान का शिकार होंगे कि आलमी मालियाती इदारे इनसे जोग्राफिया कंप्रोमाइज करवा कर इन्हें खाने को देंगे, और ये इलाका मैदाने इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी बरादरी का मैदाने कारज़ार बनेगा, और फिर इसके हिस्से बखरे होंगे। आज आप लोगों ने देखा कि टीवी पे दिखाया गया कि आसिफ अली जरदारी के अपने शहर नवाबशाह में 4 से 5 लोगों ने कतार लगा कर रक्शे जला दिए कि अब इनकी ज़रूरत नहीं रही, हम इन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते, हम मजदूरी करने के काबिल नहीं रहे, लोग भूख से मर रहे हैं। और ये अशराफिया का मुल्क बनाने जो बनाया गया और जिसके नारे लगाए गए कि एहसान है तेरा एहसान, उसके नताइज अब सामने आ रहे हैं, एक एक करके आ रहे हैं। उधर हिंदुस्तान के मुसलमान परेशान हैं, इस खित्ते के मुसलमान परेशान हैं, 70 करोड़ मुसलमान भूल गए। मेरी एक हाल ही में एक हिंदुस्तान के मुसलमान से जो अब यहाँ रहते हैं मगर विजिट करने जाते हैं, उनसे मुलाकात हुई है। वो मैं आपको एक आध दिन में सुनाऊंगा कि वो क्या बताते हैं कि यूपी में अगर कहीं मुसलमान किसी भी मसले पर एक पत्थर मारता है तो पूरा मोहल्ला जला दिया जाता है। उन्होंने शहरों के नाम बताए
कि सहारनपुर में, कानपुर में, इलाहाबाद से लेकर जहां भी एक पत्थर मुसलमान ने कहीं उठाया किसी बात पर, हुकूमत के खिलाफ या किसी और गिरोह के खिलाफ, तो वो पूरा मुसलमानों का मोहल्ला, करोड़ों रुपए के घर मिनटों में खाकसर कर दिए गए और कोई पूछने वाला नहीं है। तो मुसलमान हिंदुस्तान के भी रुल गए, पाकिस्तान के भी रुल गए। ये 70 करोड़ मुसलमान जिस तरह बिखेरे गए हैं, और जो लूट मार, जो गरीब से गरीब तबका मर रहा है और अमीर से अमीर बन रहा है, जो लूट मार है, और फिर जिस तरह से हिंदुस्तान में आज़ादी तो पाकिस्तान में भी नहीं है ना। आज कराची में एक छोटे से इलेक्शन में जिसमें वोट का नंबर भी 6-7% है, और फिर वो सारे वो चीज़ें भी सामने आ गई कि जनाब कि तहरीक लब्बैक सेकंड नंबर पे है। और बाखुदा बता रहा हूँ, मुझे एमके के लोगों ने खुद बता दिया था कि मुकाबला सिर्फ और सिर्फ मुत्तहदा और तहरीक लब्बैक में होगा। तहरीक इंसाफ तो वहां पहले ही भाग गई नॉमिनेशन से, और मुस्तफ़ा कमाल बीच में एक शोशे की तरह खड़ा रखा गया है ताकि न्यूज सेंस वैल्यू रहे। एमकेएम में नखरा, वो क्या कहते हैं उसको, तकसीम दर तकसीम रहे, और आज लड़ाई भी करवाई गई। आपने नोट किया कि एक बंदा भी मारा गया। बहरहाल मैं आखिरी अपने सेगमेंट पर आता हूं कि जनाब ये तय हो गया आप कहीं कि जनरल बाजवा साहब ही 2 साल मजीद रहेंगे खित्ते की और मुल्क की इकानमी की सूरत हाल की रोशनी में। कहने वालों ने पहले कह दिया था, इन प्रोग्रामों में भी कहा गया था कि ये जो सारा इतना बड़ा खेल है वो इसलिए तो नहीं सजाया गया कि कोई और आ जाए। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, मैं इस पे जानबूझ के बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा। बहुत तजिया निगार अभी सामने आएंगे, गो कि अभी इस ऐलान होने में अभी 1-1.5 महीना और बाकी है। हालात पे डिपेंड करता है। देखें, ये सरकारी नोटिफिकेशन नहीं है, खबर है, ये गलत भी हो सकती है और अक्सर खबरें गलत भी निकला करती हैं। मगर जो नज़र आ रहा था, जो नज़र आ रहा है, और जो इत्तलात हैं उनकी रोशनी में ये कहा जाता है कि जनाब यही जनरल बाजवा साहब कंटिन्यू करेंगे। अब क्या अंदर रेजिस्टेंस इतनी बड़ी मौजूद है? अगर होती तो ऐसा काम न होता। वो कि जनरल बाजवा साहब तो ये कह रहे हैं ना कि नहीं, वो नहीं लेंगे। जनरल शरीफ भी यही कहते थे, और पीछे माजी तक देख रहे हैं कि नहीं जनाब हमें नहीं चाहिए। मगर सारी लॉबिंग उसी लिए हो रही है। आपके ख्याल में अगर जनरल बाजवा साहब को नहीं चाहिए थी तो अदालतें 3 साल पहले लगती, और जो एम्बेरसमेंट हुई थी बाजवा साहब को, वो कभी तारीख में किसी ने सही थी पहले देखी थी। तो जनाब कहा यही जा रहा है कि जनाब वो यही कंटिन्यू करेंगे, और ये जो हुकूमत बड़े बड़े फैसले कर रही है और अवाम में इसकी जो भत उड़ रही है, उसके लिए गारंटी दी गई है कि आप करते जाएं जो इस वक्त मुल्क की जरूरत है। अगला टेनोर आप ही का होगा, खास आपको कुछ नहीं मिलना। देखें, वक्त, हालात और नेचर का एक अपना निज़ाम है, उसमें क्या तब्दीली आएगी, वो किसके हक में फैसला करेगी, ये तो आने वाले दिन बताएंगे। मगर मौजूद सिचुएशन यही है, गो कि इन्हीं प्रोग्रामों में बताया गया है कि अगर बाजवा साहब ने एक्सटेंशन ली तो अंदरूने खाना खून बहेगा, मेरे मुंह में खाक। मैं बहुत दफ़ा ये कह चुका हूँ, आज फिर रिपीट करता हूँ कि ये मुल्क गलत बना था, इसने हमें बर्बाद कर दिया। मगर बेहतरी यही है कि हम इसे दुरुस्त करें, किसी सूरत से दुरुस्त करें, और दुरुस्त करने के 50 रास्ते, कि वो रास्ता यही है कि निज़ाम बदलें, मगर जो बदलता नहीं नजर आता। जो हालात हैं वो ये बताते हैं कि नहीं बदलता नजर आता। कोशिश तो कर सकते हैं ना। तो मैं इसी खबर के साथ आज अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ कि बाजवा साहब अगले फिर आर्मी चीफ होंगे। इसके नताइज क्या निकलेंगे, ऐसा हो सकेगा नहीं हो सकेगा, यह आने वाले दिन फैसला करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।